हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय की उसी बात को कंटिन्यू करते हैं जो हमने कल देखा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस और पावर्स क्या हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए हैं। यानी कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की कार्य और शक्तियां संविधान के द्वारा जो उसको प्रदान की गई है। अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका और ब्रिटेन दो सुप्रीम कोर्ट का मिला जुला स्वरूप है ना। अमेरिका में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फेडरल जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रिटेन के अंदर जिस तरह से वहां पर पार्लियामेंट को अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है, उन दोनों का ही मिश्रण हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम लोग देख सकते हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय संघ व्यवस्था का रक्षक भी है और हमारा सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ भी है, जो कि अभी हम लोग आगे जब उसकी बात करेंगे तब ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या बता सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है। दूसरी बात, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को जो मौलिक अधिकार हैं और जो नागरिक अधिकार हैं उनका गारंटर भी बनाया गया है, उनका रक्षक भी बनाया गया है। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 32 के तहत हमें जो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत हम अपने बाकी के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का जो कि संविधान के द्वारा बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संविधान की व्याख्या भी करता है और संविधान की रक्षा करने का भी काम करता है। और एक और बात हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ये एक प्रकार से एडवाइजरी बॉडी है। जब राष्ट्रपति को आवश्यकता महसूस होती है तो वो संवैधानिक इश्यूज के ऊपर एडवाइस ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। तो कुछ महत्वपूर्ण कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्तियां सौंपी है, और ये शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्व का कोई भी उच्च न्यायालय इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पावरफुल है। तो ये एक बैकग्राउंड जो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर एक ओवरव्यू देखें हम डिटेल में जाने से पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो हम सबसे पहले बता सकते हैं कि कुछ पावर्स ऐसे हैं जो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कुछ पावर्स ऐसे हैं जो रीट से जुड़े हुए हैं, जो आर्टिकल 32 संविधान के द्वारा बताया गया है, उसमें जो रीट जारी करने का पावर है। तो कुछ न्यायाधीश क्षेत्राधिकार उस फील्ड से रिलेटेड हैं। तीसरा हम बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग भी करता है, अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन। चौथी बात हम बता सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों में एडवाइजरी फंक्शन भी करता है, ये उसका परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय को हम अभिलेख न्यायालय की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का काम भी करता है, और इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर 7 एरियाज हैं जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और उसके फंक्शंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें हम सबसे पहले लेते हैं इसका मूल क्षेत्राधिकार, जिसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि वे सभी मुकदमे, वो सारे केसेस जो सबसे पहले कहां जाएंगे, जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएंगे। यानी कि आपको कल मैंने 4 लेयर्स का, मेजर 4 स्तर का न्यायिक ढांचा बताया था। सबसे नीचे हमारे यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होती है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ऐसे मुकदमे जो न तो हाई कोर्ट जाते हैं, न सेशन कोर्ट जाते हैं, न सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हैं,
जो सीधे के सीधे अपने डिस्प्यूट का रिजॉल्व करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, ऐसे ऐसे सारे मुकदमों को हम कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यहाँ पर ये बात हम विशेष रेखांकित कर सकते हैं कि ये उसका मूल बेसिक एरिया है ना, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पहचान है। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है, अर्थ हम समझ सकते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रारंभिक मतलब वो मुकदमे जो प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आते हैं और इसके अलावा उन इश्यूज को और कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसी बात को अगर हम और सप्लीमेंट के तौर पर देखें तो हाँ, जैसे अभी हमने कहा कि संविधान ने भारत में एक संघात्मक राज्य की व्यवस्था की है, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो प्रोविजंस एसेंशियल हैं, उन्हीं एसेंशियल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तय किया गया है। अभी हम लोग इसको और एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि किस तरह से संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए विवाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। अब इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि किसी भी विवाद के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक वादी और एक परिवादी, यानी कि एक जो आरोप लगाता है और दूसरा जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो अब यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि अगर एक तरफ केंद्र सरकार है ना, अब समझना एक पक्ष में कौन है, केंद्र सरकार, और उसके साथ एक राज्य भी हो सकता है और उसके साथ कुछ राज्य भी हो सकते हैं, है ना। तो एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ हम राज्यों की बात कर रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई विवाद है तो उन विवादों का समाधान कहां होगा, केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के अंदर। इसी तरह से हम दूसरा संदर्भ ये भी बता सकते हैं कि एक पक्ष में केंद्र सरकार और कुछ राज्य हैं और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं। इन दोनों पक्षों के बीच में अगर विवाद होता है तब भी वो उन विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय के अंदर किया जाता है। और तीसरी बात यहां पर हम बता सकते हैं कि अगर दोनों पक्ष, वादी और परिवादी, दोनों पक्षों में राज्य हो, है ना, एक राज्य भी हो सकता है दोनों तरफ या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं दोनों तरफ, अगर उनके बीच में कोई विवाद होता है तो उन विवादों का समाधान भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होता है, किसी भी उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में नहीं। तो ये तीन एरियाज हैं, आप लोग देख सकते हो। संघ बनता किससे है, केंद्र और इकाइयों यानी कि राज्यों से मिलकर बनता है। तो ये तीनों एरियाज हैं जो संघात्मक व्यवस्था की रक्षा से संबंधित हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था की रक्षा के लिए जो भी केंद्र और इकाइयों के बीच में विवाद होते हैं, अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए वो विवाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही समाधान के लिए आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। यहां पर हम एक और चीज चर्चा कर लेते हैं कि ये जो तीन तरह के विवाद हैं, है ना, कि एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य, फिर दूसरे में हमने देखा एक तरफ केंद्र और राज्य और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से ज्यादा राज्य, और तीसरा संदर्भ हमने देखा था कि दोनों तरफ राज्य। तो इन मुकदमों में किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर केंद्र या राज्यों में या राज्य और राज्यों में जो भी विवाद है उसके अंदर कोई लॉ का मैटर इंक्लूड है, कोई विधिक मसला, लीगल इश्यूज अगर उसके अंदर इंक्लूड है, तभी ऐसे विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे। अगर केंद्र और इकाइयों के बीच में या राज्यों के बीच में आपस में कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या क्या बताई है संविधान ने कि केंद्र और इकाइयों के बीच में या इकाइयों और इकाइयों के बीच के विवादों में लीगल इश्यूज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली क्वेश्चन हमको, पहली सावधानी हमको ध्यान में रखनी है। और दूसरी सावधानी क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच के ये जो विवाद है वो केंद्र और राज्यों के ही बीच में ही होने चाहिए। अगर कोई सिटीजन, कोई नागरिक राज्य या केंद्र के विरुद्ध कोई वाद दायर करता है तो वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, वो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं माना जाता है। वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, वो सेशन कोर्ट में भी जा सकता है। तो दो सावधानियां क्या है, पहला
कि इन विवादों के अंदर लीगल इश्यूज होना जरूरी है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। प्योरली ये डिस्प्यूट जो है वो केंद्र और राज्यों या फिर राज्यों और राज्यों के बीच में ही होने चाहिए। तो ऐसे इश्यूज को हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या उसका प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। ऐसे विवाद सीधे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ही उन विवादों का समाधान करता है। ये पहला हम लोग क्षेत्राधिकार बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा जो हम बता सकते हैं वो है रिट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। यहां पर एक बात हम लोग समझ लेते हैं। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हमने क्या देखा था कि वो मुकदमे जो सबसे पहले और अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, इसलिए उनको हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा था। यहां पर जब हम न्यायाधीश या रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कुछ अर्थों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो वो क्या है वो हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या रिट ज्यूरिसडिक्शन मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। आपको पता है संविधान ने कुल 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं और छठा मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, उसके अनुसार कोई भी नागरिक यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अलग अलग आदेश, अलग अलग रीट जारी कर सकता है ना। तो ये रीट जारी करने का जो अधिकार है वो अधिकार न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के तहत आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार हम बता सकते हैं। हालांकि हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इस अधिकार का प्रयोग हाई कोर्ट के साथ मिलकर करता है। आप लोगों को याद हो जब हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सुप्रीम हाई कोर्ट में ही जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ना। तो इसीलिए उसको हम प्रारंभिक भी कह रहे हैं कुछ अर्थों में, लेकिन वो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो हाई कोर्ट के साथ साझा करता है। इसीलिए इसको हम सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो हाई कोर्ट के साथ वो शेयर करता है। हाई कोर्ट के अंदर भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट दायर करने का अनुरोध कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो रीट ज्यूरिसडिक्शन के तहत हम लोग बता सकते हैं। इस ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में कुछ विशेष बिंदु है जिनको ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन पर रीट दायर करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी है और उच्चतम न्यायालय के पास भी है, यानी कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। लेकिन यदि इस पावर को लेकर हम इन दोनों में कंपेयर करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तो हम क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा कम एरियाज में इन शक्तियों का प्रयोग करता है। सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट रीट ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में कुछ ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है। कैसे कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन को लेकर रीट दायर कर सकता है ना, ये रीट जारी कर सकता है। अपने ये जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है इसका प्रयोग वो केवल मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में ही प्रयोग में ला सकता है। लेकिन हाई कोर्ट, संविधान क्या कहता है कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अगर कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ दूसरे उद्देश्य हैं, तो उनको लेकर भी रीट जारी कर सकता है। तो इस रूप में हम लोग क्या कह रहे हैं कि रीट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा पावर यूज लाता है। लेकिन इन शॉर्ट जब अगर हम केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करने का अधिकार भी रखता है और ये उसका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार कहलाता है।
तीसरी बात अगर हम करें, सुप्रीम कोर्ट की जो तीसरी शक्ति है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। अपील का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है कि अपील का मतलब होता है अगर कहीं कहीं पर एक विवाद का समाधान हुआ है और उस जजमेंट से कोई एक पक्ष सहमत नहीं है ना, उससे असंतुष्ट है, तो वो उससे हायर लेवल पर जाकर वापिस अपने असंतोष को जाहिर कर सकता है और पुनः न्याय की मांग कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अपील करना। अपील करना ये अधिकार कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार की अपील की जा सकती है और ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, विशेषकर हम उच्च हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालयों की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी कि अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर किसी विवाद में कोई जजमेंट दिया है और अगर कोई भी पक्ष उस जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकता है और पुनः न्याय की मांग कर सकता है। तो ये कौन कौन से एरियाज हैं? 4 एरियाज में हम इस अपीलिएट क्षेत्राधिकार को समझ सकते हैं। सबसे पहले कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो संवैधानिक मामलों से जुड़े हुए हैं, है ना, जिसमें संविधान का कंसर्न छिपा हुआ है। अगर हाई कोर्ट में कोई ऐसा विवाद है जिसमें हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इस डिस्प्यूट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन का मैटर जुड़ा हुआ है ना, तब ऐसे डिस्प्यूट को लेकर, उनके जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी भी केस के अंदर यदि संविधान का मामला जुड़ा हुआ है, संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न उसमें समाहित है, तब उसके जजमेंट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यह पहला कंसर्न। दूसरा यहां पर हम बता सकते हैं दीवानी मामले, सिविल केसेस। दीवानी मामले का मतलब देखो, आप मोटे तौर पर हम कहते हैं केसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल केसेस और दूसरा जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ क्रिमिनल केसेस होते हैं, है ना। तो सिविल केसेस जो कि धन संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं वो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई विवाद ऐसा आ जाए, है ना, जो कि दीवानी मामला है और हाई कोर्ट यदि ये प्रमाणित कर दे कि उस केस के अंदर कोई पब्लिक कंसर्न का, सार्वजनिक महत्व का विषय छिपा हुआ है, इसीलिए इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, अगर ये प्रमाणित कर दे सुप्रीम कोर्ट, तो उस विवाद के जजमेंट के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि प्रारंभ में यह तय किया गया था कि दीवानी मुकदमों में कम से कम जो दीवानी मुकदमों की राशि है वो 20,000 होनी चाहिए। बाद में इसको 1 लाख भी कर दिया गया कि 1 लाख से कम राशि वाले मुकदमों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। लेकिन 1972 में 30वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसके अंदर संपत्ति की सीमा हटा दी और अभी जो ये प्रावधान है वो हम बता सकते हैं कि कोई भी दीवानी मुकदमा यदि उसमें सार्वजनिक महत्व का विषय छुपा हुआ है और अगर हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड इशू है जिसके जजमेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो ऐसी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है। तो ये दूसरा दीवानी मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार में आता है। तीसरा जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस या फौजदारी मामले, है ना। 2 तरह से फौजदारी मामलों में अपील सुनने का राइट सुप्रीम कोर्ट रखता है, एक हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन के साथ और दूसरा हाई कोर्ट के बिना सर्टिफिकेशन के साथ। यानी कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जैसे अभी आपने पहले 2 मामले देखे, संवैधानिक मामले और दीवानी मामले, जिसमें हाई कोर्ट अगर प्रमाणित करता है कि ये विवाद जो है वो संवैधानिक व्याख्या या सार्वजनिक महत्व से जुड़े हुए हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। लेकिन फौजदारी मामलों में ये जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। अब वो कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, जैसे 2 मोटे सेक्टर की हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी उच्च न्यायालय ने जो उसका अधीनस्थ न्यायालय है, सेशन कोर्ट या जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है,
उसके निर्णयों के अगेंस्ट जाकर किसी को मृत्यु दंड दे दिया है। यानी कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी केस के अंदर वादी और परिवादी का निर्णय ऐसे छोड़ दिया है और उसने हाई कोर्ट में अपील किए और हाई कोर्ट में यदि मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तब ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा है और उसमें उसका जजमेंट हो ही नहीं रहा है, वहां वो केस पेंडिंग है ना, लंबित है वो मुकदमा, तब ऐसी स्थिति में यदि हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगवा ले कि अब लोअर कोर्ट उस पर जजमेंट नहीं करेगा, हम यानी कि हायर कोर्ट उस पर जजमेंट करेगा, और उस जजमेंट में अगर वो किसी को मृत्यु दंड दे देता है, तो ऐसे केसेस के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजदारी मामलों को लेकर भी कुछ कंडीशन में अपील की जा सकती है। पहला था संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा है दीवानी मामलों में अपील, और तीसरा है फौजदारी मामलों में अपील की जा सकती है। चौथा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है ना। आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद स्पेशल परमिशन दे सकता है अपील करने की। अब वो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि देश के किसी भी न्यायालय ने जो निर्णय दिया है या जो आदेश दिया है, दोनों शब्दों का यूज कर रहा हूं मैं, किसी भी न्यायालय ने कोई निर्णय या आदेश दिया है जो तर्कसंगत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपने यहां अपील करने की अनुमति दे सकता है। आर्टिकल 136 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वविवेकीय शक्तियों के तहत इस प्रकार की अनुमति दे सकता है, लेकिन उसमें एक बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि अगर जो हमारे यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स हैं, यानी कि जो सैन्य न्यायालय हैं, उनके निर्णयों पर आर्टिकल 136 अप्लाई नहीं होता है। सैन्य न्यायालयों के अलावा और जितने भी न्यायालय हैं, उनके द्वारा अगर कोई निर्णय या आदेश दिया जा रहा है जो अतार्किक है, तो या जो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, तो ऐसे निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपने यहां पर अपील करने की परमिशन दे सकता है। तो ये 4 एरियाज हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट, अगली पावर या फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है, जिसको हम सलाहकारी या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। आप लोगों ने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है। तो 2 कैटेगरियां कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि 2 श्रेणियों में राष्ट्रपति को न्यायपालिका से परामर्श लेने का अधिकार है। पहली कैटेगरी कौन सी, कि अगर कोई विषय पब्लिक कंसर्न का है ना, और उस पब्लिक कंसर्न के विषय में कोई लीगल इशू उससे रिलेटेड है, तो ऐसे विषय पर राष्ट्रपति न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 कैटेगरियों में से पहली कैटेगरी कौन सी है जिस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? पब्लिक कंसर्न के वो सब्जेक्ट्स जिसमें लीगल कंसर्न के इश्यूज जुड़े हुए हों। ऐसे विषयों पर राय देना या ना देना सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना। कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है पब्लिक कंसर्न के विषय पर, तो उस पर राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, कि अगर कोई भी पहले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर कोई ट्रीटी हो चुकी है, कोई एग्रीमेंट हो चुका है, तो ऐसी संधियों समझौते पर अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उन विवादों के संदर्भ में भी राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उसकी राय ले सकता है। ऐसे विवादों पर जब राष्ट्रपति राय मांगता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना परामर्श अनिवार्यतः देना पड़ता है। ध्यान रखना, 2 अलग अलग बातें बोली है मैंने। सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो परामर्श दे, लेकिन अगर किसी पूर्व संवैधानिक संधि या समझौते या संविदा से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है, तो राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है।
इन दोनों ही सब्जेक्ट में, है ना, चाहे पब्लिक कंसर्न के इशू हो, चाहे कोई संधि या समझौते से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट हो, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में अगर राष्ट्रपति ने राय मांगी है और सुप्रीम कोर्ट में राय दी है, तब राष्ट्रपति के लिए उस परामर्श को मानना बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाउंड नहीं है। वो केवल एक सलाह है जिसको राष्ट्रपति चाहे तो मान भी सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति का राइट है कि वो इन दो कैटेगरियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो ये उसका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हम बता सकते हैं। नेक्स्ट अगली पावर हम बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको हम कह सकते हैं, उसके रूप में भी सुप्रीम कोर्ट काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास दो तरह की शक्तियां हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी कार्रवाई होती है और जो भी जजमेंट, दो शब्द हैं, एक तो वहां की फंक्शनिंग कार्यवाही और दूसरा जजमेंट, उन दोनों को हमेशा के लिए रिकॉर्ड के रूप में या एविडेंस के रूप में रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ध्यान से समझना है इसको। जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है और जितने भी जजमेंट हो रहे हैं, उन सबको हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आर्टिकल 129 ये कहता है कि अगर उसी तरह के विवाद फ्यूचर में भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट में खुद में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, तब इन केसेस को, उनकी फंक्शनिंग को, उनकी प्रोसीडिंग्स को एज ए रेफरेंस यूज में लिया जा सकता है। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एज अ रेफरेंस यूज में लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्यवाही को, उसके फैसले को, है ना। तो ये आर्टिकल 129 का एक प्रोविजन है। अच्छा, एक दूसरी बात कि सपोज करो आज 15 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उसको अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित कर लिया, तो इन फ्यूचर जब इसी तरह का मामला आएगा, तब पहले वाले केस को या पहले वाले जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसको रेफर बनाकर उसी तरह का या कोई नया जजमेंट लिया जा सकता है, लेकिन पहले वाले जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो ये पहला एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट काम करता है। दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को या कॉमन सिटीजन को या इंस्टीट्यूशंस को, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, अगर कोई उसकी अवहेलना करता है, उन आदेशों और निर्णयों की अवमानना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी संस्थाओं को पनिश कर सकता है, उन्हें दंडित कर सकता है। उसके लिए वो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से दंडित भी कर सकता है और उसको फिजिकल दंडित भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अधिकतम 6 वर्ष की जेल भी दे सकता है जो उसके निर्णयों की, उसके आदेशों की अवमानना करे, या उसके ऊपर 2000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगा सकता है। तो इन दो संदर्भों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। अब जैसे हमने दूसरी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो आदेश और निर्णय हैं, उनकी अवहेलना करने पर सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकता है। तो ये अवहेलना या अवमानना दो स्थितियों में हो सकती है, एक सिविल स्थिति और दूसरा आपराधिक स्थिति, सिविल और क्रिमिनल सिचुएशंस। सिविल स्थिति का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या निर्णयों को नहीं माने, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहलाएगी। लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति क्या है, वो है क्रिमिनल अवमानना। क्रिमिनल अवमानना का मतलब, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय को बदनाम करने के लिए, न्यायालय का अपमान करने के लिए, या जुडिशियल प्रोसेस में हर्डल डालने के लिए, या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने से रोकने के लिए उसके आदेशों और निर्णयों की अवहेलना करता है, तो वो आपराधिक अवमानना की कैटेगरी में आता है। तो दो कैटेगरियां हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों को इग्नोर करने की दो कैटेगरियां हैं, एक स्वेच्छा से और एक आपराधिक कैटेगरी। अगली बात अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है जुडिशियल रिव्यू। आप लोगों को ये इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे भी एक पूरे सेपरेट टॉपिक के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी
संविधान में समीक्षा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। रिव्यू शब्द का उल्लेख या रिव्यू की पावर डायरेक्टली कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल, हम फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए दो आर्टिकल 13 और 32 की हम बात कर सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जो आर्टिकल है 131 से लगाकर 136, उसके बाद 143, फिर 145 टू 26 टू 46 टू 56, ऐसे कुछ आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार प्रदान करते हैं, है ना। रिव्यू करने का मतलब क्या है, यहां पर आप ध्यान रखना, हमारे यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर है, तो केंद्र या राज्य दोनों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने का अधिकार रखता है। वो केंद्र के मामलों पर भी रिव्यू कर सकता है, वो यूनिट्स या राज्यों के मामलों पर भी रिव्यू कर सकता है। कौन से मामलों पर? कि केंद्र की कोई विधायी मामले हैं, कोई ऐसा कानून है जो संसद ने बनाया है, या केंद्र की कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो संवैधानिक नहीं है। इसी तरह से राज्य के विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून या राज्य की कार्यपालिका के द्वारा उठाए गए कदम, उन दोनों का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू करके जब उसको ये लगता है कि वो लीगली सही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन कानूनों को असंवैधानिक, अवैध घोषित कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब ये जुडिशियल रिव्यू जरूरी क्यों है? तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मेंटेन करने के लिए ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। इसी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हर यूनिट इक्वल है। हमारे यहां पर जितनी भी इकाइयों से मिलकर भारतीय संघ बना है, वो हर इकाई समान रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, समान रूप से अपनी गरिमा को बनाए रखे। इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और तीसरी बात हम बता सकते हैं कि नागरिकों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का कोई एनक्रोचमेंट नहीं करे, कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, स्टेट, किसी के भी द्वारा उन अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। तो ये हम जुडिशियल रिव्यू के तहत बात बता सकते हैं। एक आखिरी बात हम करें, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जनरल फंक्शंस या कुछ जनरल पावर्स भी हैं जिसको हम अन्य शक्तियों की कैटेगरी में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, तो उनका समाधान केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। उन विवादों को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन मान्य होगा। तो ये एक पहली बात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवाद से संबंधित विवादों का समाधान करना। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का यदि आचरण असंवैधानिक हो जाए या वो उनका दुर्व्यवहार से युक्त उनका आचरण हो जाए, तब ऐसे सदस्यों या अध्यक्षों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट जांच करवा सकता है। और उनकी जांच में यदि वो आरोप सही पाए जाते हैं तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेज सकता है कि इन सदस्यों या यूपीएससी के अध्यक्ष को उनके पोस्ट से टर्मिनेट किया जाए, और राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाउंड है। तो ये दूसरा एक और जनरल पावर हम बता सकते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का या पब्लिक जस्टिस से जुड़ा हुआ कोई कंसर्न है और उसमें सुप्रीम कोई जजमेंट दे चुका है, तो वो अपने जजमेंट का खुद रिव्यू कर सकता है। ये भी उसका एक सामान्य पावर हम बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हाई कोर्ट में कोई महत्वपूर्ण विषय लंबे समय तक पेंडिंग रह गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विषय को अपने पास मंगवा सकता है और उसका समाधान निकाल सकता है। ये भी एक उसका पावर हम बता सकते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये भी राइट है कि अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट की हाई कोर्ट में कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट लंबे समय से पेंडिंग है, तो वो किसी दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर भी कर सकता है ताकि उन विवादों का जल्दी से या प्रामाणिक तौर पर समाधान हो सके। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट
जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो विधियां, जो नियम, जो प्रक्रियाएं बनाता है, वो बनाने का अधिकार उसको है, और उन प्रक्रियाओं को, उन नियमों को, उन विधियों को पूरी न्यायपालिका, जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा उनका पालन किया जाना आवश्यक है। हम लोग ये भी बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था, समय समय पर संविधान क्या कहता है, संविधान की व्याख्या करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखने का काम करता है। और एक आखिरी बात हम लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने राष्ट्रपति के दौरान पढ़ा था कि राष्ट्रपति की अब्सेंस में उसका कार्यकाल भार जो है वो उपराष्ट्रपति देखता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो ये कुछ जनरल फंक्शंस और हम बता सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से हम एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं जो आजकल पिछले कुछ दशकों से हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब क्या है कि संविधान के द्वारा बताए गए मुद्दों के अलावा अब न्यायपालिका खुद सार्वजनिक विषयों पर पहल करके अपना मत, अपनी राय रखने लगी है। तो ये सार्वजनिक महत्व के विषयों पर जो सुप्रीम कोर्ट की पहल है, उस पहल को हम न्यायिक सक्रियतावाद के रूप में समझ सकते हैं। इसको भी हम किसी और क्लास में डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम उसके इस कार्य का भी इस कार्य की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई कार्य और शक्तियां हैं।